हाँ, मैं इनको वो करता हूँ। यस सोमेश भाई, ऑल योर्स। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। थैंक यू सो मच पायनियर ग्रुप। और सर अभी सोमेश, ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप का साथ है। एक एक दिन के हिसाब से शराब के जहरीले जानलेवा गुट से दूर हूँ दोस्तों। पीने का कोई विचार नहीं आया है। और आज पायनियर ग्रुप का बहुत आभार है, मुझे और मेरे वाइफ, बेटर हाफ, जिनको यहाँ बुलाया है। और हमारा टॉपिक जो आज का है, ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, रोल ऑफ लिटरेचर इन रिकवरी। रिकवरी में साहित्य का क्या महत्व है। तो ये टॉपिक जनरली ऐसा टॉपिक मैं ही सुनता था, लेकिन जब से मेरी वाइफ ने एलेनॉन ज्वाइन किया है, जब से उनको इसमें फेलोशिप में इंटरेस्ट आया है, तो अभी ये टॉपिक उन्होंने छोड़ा है। तो ये उनकी उनकी पसंद का टॉपिक है। ये कह सकते हैं जैसे कि मेरी पसंद का हायर पावर है, तो उनकी पसंद का टॉपिक है। अभी वही हायर पावर है मेरी तो करना ही पड़ता है। लेकिन यार, ये जो जीवन अभी जी रहे हैं हम, करीब 33 महीने हुए हैं, तो ये 33 मंथ्स का जो सफर है वो बहुत ही छोटा है। और इसमें लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है, जो मेरी आध्यात्मिक जर्नी पे निकला है मेरे साथ में। क्योंकि जब मैं आपको बताऊं इसमें लिटरेचर का रोल कब शुरू हुआ था, जब मैं पहले दिन हॉस्पिटल में ले जाया गया था, मेरी वाइफ ही लेके गई थी मुझे। वो मुझे बॉम्बे में भी लेके गई थी, जयपुर में भी लेके गई थी। किस्मत से जयपुर वाले जो डॉक्टर हैं वो ए फेलोशिप के ट्रस्टी रह चुके हैं। तो उन्होंने ही मुझे सेरेनिटी प्रार्थना बताई। और उन्होंने मुझे जब डिटॉक्सिकेशन कर रहे थे, मेरा बेड पे लेटा हुआ था मैं, एक पीले रंग की बोतल थी, एक ट्रांसपेरेंट रंग की बोतल थी, हाथ में कैनुला लगा के वो डाला जा रहा था। तो जब मैं लेटा था तो एक भाई आए मेरे पास, हाथ में नीले रंग की किताब थी, और आके बैठ गए। थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया दिया बताया, और सीधा ये डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं लेटा हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या भाई पढ़ रहे हैं। तो मेरे जीवन में तो पहले दिन से ही हॉस्पिटल के बेड पे ही लिटरेचर की किताब मेरे पास आ गई थी। जो मुझे बिल कौन है, बॉब कौन है, डॉक्टर सिल्कवर्थ, पहले तो नाम ही समझ में नहीं आता था। कोई डॉक्टर था, कोई उसके बारे में बता रहे हैं ये, तो ऐसा होता था। लेकिन यार, मैं किस्मत वाले ही मानूंगा अपने आप को कि पहले दिन ही मुझे लिटरेचर का साथ मिल गया था, जब मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था बेड पे। और मुझे डॉक्टर साहब ने उनको लेकर आए, वो एक ए मेंबर थे, और ए मेंबर मेरे को 1-1.5 घंटे तक उन्होंने पढ़ी किताब। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कभी नींदों में रह रहा था, कभी दवाइयां खाई तो घेर आ रही थी मुझे, सो रहा था। और सोते सोते कभी आंख खोलता तो हाँ कुछ पढ़ रहे थे वो। फिर उन्होंने किताब में दिखाया, ये देख पहला कदम, दूसरा कदम, ऐसे करते करते वो 2-3 दिन लेटे लेटे मैंने किताब पढ़ी उनके साथ। कहाँ तक पढ़ी, क्या पढ़ी, कुछ पता नहीं। लेकिन फिर मैं बाहर निकल गया। लेकिन हाँ, उससे मेरा एक इंटरेस्ट जरूर क्रिएट हुआ था कि ये यार कुछ तो है यहाँ पे, और इस किताब में कुछ तो है, जिससे कि मुझे एक आशा की किरण जागी थी ये डॉक्टर ओपिनियन पढ़ने के बाद। और तब से मेरा डॉक्टर ओपिनियन बहुत ही फेवरेट चैप्टर हो गया है। तो ये जो लिटरेचर का जो महत्व है, ये मेरी लाइफ में पहले से ही शुरू हो गया था। ये मैं आपको बता रहा था। अब इस लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा दोस्तों। 1934 नवंबर में ये जो बिल साहब है राइट साइड में, वो न्यूयॉर्क में सोबराइटी आई थी उनको। और वो एक्रोन गए थे वहां से, जो करीब 750 किलोमीटर है। अभी मैं अहमदाबाद से देखूं यार, कि अहमदाबाद से मैं सूरत जाऊं, सूरत से बॉम्बे जाऊं, बॉम्बे भी नहीं आएगा, उसके आगे पूना जाऊं, पूना के आगे कोल्हापुर जाऊं। तो इतना दूर एक गांव था एक्रोन, गांव तो क्या सिटी थी। वहां गए, वहां पे डॉक्टर बॉब मिले उनको। और जब दोनों मिले तो हमारी फेलोशिप पहली बार बनी 1935 में। तभी फेलोशिप का आगाज हुआ है कैन से। तो वो जो शुरुआत हुई थी, तब तो भाई बिग बुक का कोई नाम भी नहीं था, एल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई नाम नहीं था। जब वो दोनों 5.5 घंटे मिले, जब उसके बाद से फिर वो जब वो बॉब को अटलांटा से लेकर आए और वापस वो सोबराइटी के पद पे चले 10 जून उसके 1935 से, तब तो बुक भी नहीं थी, लिटरेचर कहाँ था। तो इसका एक ही चीज निकल के आती है दोस्तों, कि जब एक शराबी दूसरे शराबी के साथ मिलता है, जब उससे वो बात करता है, तो उन दोनों की शुरुआत हो जाती है रिकवरी की। ठीक है ना। अभी इसमें ये कहना चाहूंगा कि भाई,
अब ये तो बात ठीक है भाई, फिर लिटरेचर की क्या जरूरत है? जब बिल को बॉब से मिलना था, बॉब से मिल लिए बिल के, उसके बाद वो फेलोशिपिंग कर रहे हैं, अपने चल रही है कहानी। तो लिटरेचर कहाँ से आ गया इसमें? तो लिटरेचर की जो कहानी बाद में निकल के आई है दोस्तों, वो इस सेंस में आई है कि यार वो काम तो कर रहे थे, पहले साल कुछ सोबर हुए, दूसरे साल कुछ सोबर हुए, ऐसे करते करते वो सोबर होते जा रहे थे। तो बिल के माइंड में एक बात आई कि यार इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। और ये मुझे नहीं पता वो आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, पहला बिग बुक को लिखने का। तो वो जहाँ से भी जनरेट हुआ उसके लिए, लेकिन बिल, उनका जो एक फ्रेंड हुआ करता था हेनरी पार्कर, वो हेनरी पार्क वहां रहता था आपका ये न्यूयॉर्क में, और बिल रहते थे आपके ब्रुकली में। तो ये ब्रुकली से न्यूयॉर्क गाड़ी चला के रोज जाते थे, जो कि करीब 30 किलोमीटर दूर था। तो वो 30 किलोमीटर ड्राइव करके हैंक पी के घर जाते थे, और वहां पे जाके वो, उनकी जो सेक्रेटरी थी, किसकी, हैंक पी की सेक्रेटरी रूथ हॉक, वो टाइप करती थी और बिल उनको ड्राफ्ट बनवाते थे बिग बुक के चैप्टर्स का। तो अभी देखो, अभी मेरी सोबराइटी है 2.5 साल 3 साल के बीच में हूँ। तब तक बिल भाई साहब ने 2 चैप्टर लिख दिए थे। बिल भाई साहब ने और बाकी मेंबर्स ने मिलके क्लीवलैंड और एकरॉन में जहाँ ग्रुप चालू हो गए थे, मिलके 40 लोग सोबर कर दिए थे। मैंने क्या किया है मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही भेजता हूँ, या फिर कुछ और मिलता है तो कभी कभी 12th स्टेपिंग करने चले जाता हूँ, कभी कभी पीआई वर्क कर लेता हूँ, बस उतना ही है। मेरे सामने दुनिया भर के लिटरेचर फैले हुए हैं, और बिल बॉब के सामने और वो 40 मेंबरों के सामने, बाद में 100 लोग हो गए थे, उनके सामने क्या था? लिटरेचर वो खुद बना रहे थे उस समय। और ये हैंग पी जो था भाई साहब, इसका नाम बाद में हट गया क्योंकि ये फेलोशिप से दूर हो गए थे और बाद में रिलैप्स हो गए थे। और फिर जैसे मुझे कहा गया है स्टिक टू द विनर, मैं विनर का नाम ही लेता हूँ। हालांकि बिग बुक लिखने में इनका बहुत बड़ा रोल था, इन्होंने बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय लिटरेचर की हालत भी मेरे जैसी थी। ना ही किसी को मतलब चैप्टर का पता है, मेरा भी किसी चैप्टर का पता नहीं था। मेरा सोशल, फाइनेंशियल, ज्योग्राफिकल सब कुछ हिला डुला था। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि शुरुआती दौर में जब लिटरेचर को ड्राफ्ट कर रहे थे, बिल के पास उसकी टेबल चेयर भी नहीं थी। टाइपराइटर टेबल तो हैंक पी ने दिया था उसको कि ये ले बना यार, तू बैठ के मेरे ऑफिस में बैठ जा। तो वो हैंक पी के ऑफिस में जा जाके वहां पे बैठ के लिटरेचर लिखते थे उसकी सेक्रेटरी के साथ में बैठ के। मेरी हालत भी ऐसी थी शुरू में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। नौकरी छूट गई, घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं बीवी बच्चों के साथ एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, नौकरी छोड़ दी, बच्चे बोर्ड के एग्जाम में हैं, वाइफ घर पे अकेली पागलों जैसे बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसका अच्छा खासा कैरियर था बॉम्बे में, कॉर्पोरेट कल्चर में वर्क कर रही थी वो। वहां से छूट के हम लोग एक एक अनजान जगह पे बैठे थे जयपुर में अपने गांव में। वहां कोई जानने वाला नहीं था हमें, कोई पूछने वाला नहीं था हमें, और हम चारों मेंबर फैमिली के पागलों जैसे बिहेव कर रहे थे। तो यार उस समय भी मेरे को ये था कि मैं अपनी एलआईसी की पॉलिसियां तोड़वा तोड़ा के हम लोग घर चला रहे थे, पैसे नहीं थे। तो ऐसी बिग बुक छापने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो हैंक पी ने कुछ जुगाड़ किया, और उन्होंने, जब ये देखो ये बिग बुक लिखने के समय जो क्या कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट है, कि भाई कितने काट छाट हुए थे बिग बुक में, ऐसे नहीं लिखी गई थी। बिग बुक में काफी करेक्शन हुए थे शुरुआती दौर में। ये स्टेप नीचे देखो, स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स लिखने पे वो गोले मारे किए हुए हैं। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत भी तो ऐसी हुई थी यार। मुझे रोज मैं कुछ बोलता, मेंबर चुप कर देते, ये तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसे कर, ऐसा नहीं ऐसे कर। और जब बिग बुक लिखी गई थी उस समय, आपको बताऊं मैं, पादरी लोग, जो क्लर्गी मैन बोला जाता है, प्रीस्ट, दूसरा मेडिकल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर, और बाकी जो आपके जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, और तीसरा एल्कोहलिक्स, इन तीनों ने काफी बड़ा योगदान दिया है। ये ट्राइपॉड के 3 स्तंभ बोलते थे बिल, अपने एक लिटरेचर में उन्होंने कहा है कि ये 3 स्तंभ है, क्लर्की मैन, पादरी, मेडिकल डॉक्टर फील्ड, और एल्कोहलिक, क्योंकि एक्सपीरियंस तो एल्कोहलिक से ही आएगा। वो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब बिल बॉब से मिले तभी शुरुआत होती है ना एक सोबराइटी की, जब एक शराबी दूसरे शराबी से मिलता है, यही तो मेन मुद्दा था। अब वो मिल रहे हैं,
20 से 40 हो रहे हैं, 40 से 50 हो रहे हैं। अब उसको किसी चीज में लिख के जरूर रखना था, क्योंकि आज 90 साल बाद भी मैं सेम ये लाल किताब की बात कर रहा हूँ, बिग बुक की। क्यों? क्योंकि इसमें वही लिखा है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जो उन्होंने ये जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस था वही उन्होंने लिखा है इसमें। और इसको करेक्शन के लिए पादरियों ने और मेडिकल साइंस फील्ड वालों ने और जो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु थे उन्होंने, और जो न्यूज राइटिंग लिखते थे, न्यूज लेटर्स लिखते थे, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते थे, उन सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही उसका एक फाइनल शेप लेकर आया गया। तो दोस्तों, ये जो जर्नी है बिग बुक की, मेरी भी जर्नी वैसी चल रही है। मेरे को भी कभी कोई मेंबर कुछ सिखा देता है, कभी कोई मेंबर कुछ सिखा देता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बिग बुक जब पब्लिश हुई थी 1939 में हुई थी। बिल और बब कब मिले थे? 1935 में। तो मैं जो बोलता हूँ कि भैया बिग बुक बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। ये लोग भी तो सोबर रहे थे, लेकिन इन्होंने वही लिखा कि सोबर कैसे रहे थे, वही चीज इन्होंने इसमें लिखी है। पहले पेज पे लिटरेचर में ये लिखा है, वी रिकवर्ड अल्कोहलिक, हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ था और अब हम कैसे हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और वही सेम चीज कॉपी पेस्ट होके इंडिया तक आई है। लेकिन यार, ये जो बिग बुक पब्लिश हुई 1939 में, इसके आगे एक ग्राफ है जो कि ए कम्स ऑफ एज, पेज नंबर 310 से लिया है। पहले साल 5 लोग सोबर थे। रिकवर्ड, ऊपर देखिए रिकवर्ड ए मेंबर्स लिखा हुआ है। तो ये रिकवर्ड ए मेंबर्स पहले साल 5 मेंबर्स थे, दूसरे साल 15 हुए, तीसरे साल 40 हुए, चौथे साल 1938 से 1939 में 100 लोग के आसपास हो गए। तब बिग बुक छपी, और बिग बुक छपने के बाद 400, 2000, 8000। तो ये बिग बुक छपने के बाद ऐसा क्या हुआ कि फेलोशिप में आग लग गई, बाढ़ आ गई, मेंबर्स की रिकवरी रेट बढ़ गई, ग्रोथ रेट बढ़ गई, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो गए। तो दोस्तों, इसके पीछे जो एक कहानी ये है छोटी सी, कि भाई ये अमेरिका है पूरा, यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें ये ऊपर देखेंगे आप, न्यूयॉर्क और क्लीवलैंड है। वो नीचे के साइड में बहुत फैल रहा था, नीचे के साइड में काफी बिग बुक जा रही थी, और कुछ पहले से चले गई थी, कुछ बाद में गई थी। तो जहां जहां बिग बुक जा रही थी वहां वहां रेट ऑफ रिकवरी बढ़ रही थी। इसके पहले वाले चार्ट में देखिए, नीचे लिखा है एल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लेम्स रिकवरी रेट 75%। 75% रिकवरी रेट है जिन्होंने हमारे मेथड को, बिग बुक को फॉलो किया है। ये उस समय लिखा था 1950 में। तो उसके बाद देखिए आप, ये यूनाइटेड स्टेट्स में फैला। उसके बाद 1940s में 10 साल के आगे वो ये अमेरिका और यूरोप के कई देशों में फैल गया। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीनलैंड, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहां जहां बिग बुक गई वहां वहां ये फेलोशिप ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। रिकवरी रेट बढ़ रही थी। वहां पे लोकल लैंग्वेजेस पे जैसी बिग बुक छपती थी, ग्रुप बनने शुरू हो जाते थे। कोई कोई न्यूयॉर्क से अपने गांव गया और वहीं जाके बस गया, वापस गया ही नहीं। वो रिकवर्ड एल्कोहलिक था, वो अपने गांव में जाके उसने फेलोशिप चालू कर दी। तो यार, जहां जहां बिग बुक जा रही थी वहां वहां फेलोशिप की रिकवरी रेट बढ़ रही थी। ये बात मैंने इस ए कम्स ऑफ एज में पढ़ी, तब मैंने विश्वास किया। और दोस्तों, ये ऊपर एक अलास्का जगह है कनाडा के ऊपर। ये अलास्का की एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये देखिए, ये सुदूर, ये अमेरिका के ऊपर एक अलास्का का पॉइंट बोरो एरिया है, जो कि सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट माना जाता है, मतलब सबसे उत्तरी पॉइंट अर्थ का, जब बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए, नीचे पूरे इग्लूज है, इस टाइप की बर्फ के वो रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बिल्कुल ही नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है ये, और ये यूनाइटेड यूएसए की टेरिटरी है, आर्कटिक कोस्ट के ऊपर अलास्का में स्थित है। भाई, यहाँ पे 2 खोजकर्ता गए थे, और अत्यंत ज्यादा शराब पीने की वजह से उनके अंदर बेहोशी छा रही थी। जहाँ वो रहते थे पूरी बर्फ से ढकी हुई जगह थी। तो आग बुझ गई थी उनकी। आग बुझने से उनमें से एक जो खोज करता था वो मरणों जैसा हो गया था, मरणोपरांत जैसा हो गया था, वो मरने वाला था, उसकी सांसें रुक रही थी। तो दूसरा खोजी, उसने ईंधन तेल ढूंढने के लिए ड्रम ढूंढे, खंगाले, कुछ खंगाले, तो उसपे एक ड्रम में उसको ये देखिए, एक ड्रम में उसको जमी हुई बिग बुक दिखी। उसने जमी हुई बिग बुक को निकाला, हालांकि तेल मिला उसको, तेल मिलके उसने आग लगाई, आग लगा के
इसको पिघलाया, पिघला के बर्फ को निकाला, बिग बुक को निकाला, और इन दोनों में से एक मेंबर जो है वो बिग बुक पढ़ के सोबर हो गया, उसने शराब पीनी बंद कर दी। कहाँ पे? यहाँ अलास्का में। और जब उसने शराब पीनी बंद कर दी, वो सोबर हो गया, तो फिर उसने अलास्का के जो आसपास की जो भी वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन थी जो शराब से ग्रसित थे, उनको ठीक किया। उनके साथ काम करते करते वो ग्रीनलैंड का एयर बेस है, वहां पे वो रेडियो के माध्यम से मीटिंगें करता था और लोगों को सोबर करता था। अब ये बताओ, ये बिग बुक कहाँ से आई, कैसे चल के आई होगी इस ड्रम में? उस आदमी ने अपने जान बचाने के लिए वो सोचा कि कुछ लकड़ी होगी, उसको खोद देता हूं मैं। देखा तो किताब थी, किताब को पिघला के उसको पढ़ा, पढ़ के वो सोबर हो गया। सोबर होके उसने और आगे उसको प्रोग्राम को फैलाया। तो आध्यात्मिकता की खुशबू बिग बुक से निकल के कैसे ह्यूमन में परिवर्तित हो गई, ह्यूमन नेचर में, और वो कैसे आगे बढ़ती गई। ये एग्जाम्पल मुझे यहाँ से दिखा और मैं इस चीज से काफी अट्रैक्ट हुआ कि यार वो कुछ भी कर सकती है बिग बुक किसी की भी जिंदगी में, चाहे कोई कितना ही सुदूर किसी उस इस एरिया में भाई साहब आप जा नहीं सकते बाई रोड, भाई एरोप्लेन ही आना पड़ता है। तो वहां पे या फिर वो बर्फ को काट के समुद्र से आना पड़ता है। इस एरिया में आके इन दोनों में से एक आदमी सोबर है कि बाकी लोगों को सोबर करना कितनी बड़ी बात है। मेरे जैसे शराबी के लिए तो ये सुन के ही मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था ऐसा हुआ, लेकिन ये लिखी हुई है, लिटरेचर में लिखा है। और जब ये पढ़ के सुनाया तो मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। तो यार ये जो कहानी है ना, इससे मैं बहुत इंस्पिरेशन मिली है। ये ड्रम और इसके अंदर जो बर्फ में जमी हुई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो किताब है, ये मैंने एआई से निकाली है, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा ये स्टोरी। तो दोस्तों, ऐसे हमने देखा कि यार फेलोशिप में आज के दिन मैं ग्रुप में जाता हूँ, कन्वेंशन जाता हूँ, एल्केथॉन जाता हूँ, हर रंग बिरंगी किताबें, बिल्कुल अलग अलग सजी हुई किताबें दिखती हैं। कम्स ऑफ एज दिखती है, एस बी सी दिखती है, केम टू बिलीव दिखती है, लिविंग सोबर दिखती है, डॉक्टर बॉब एंड गुलटोल टाइमर, डेली रिफ्लेक्शन, 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, पास इट ऑन, और लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। ये बेसिक जो हमारे अप्रूव्ड लिटरेचर है, वो उनमें से कुछ को मैंने छांट के यहाँ लिखा है दोस्तों। और इसमें एक चीज और है, ये जो किताबें हैं ये सिर्फ इंग्लिश पे ही दिख रही है। यहाँ पे भारत में बोले जाने वाली भाषाएं इतनी विविध विविध भांति भांति की हैं। हर 400 कोर्स में तो पानी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। जो ये चीज अमेरिका, यूरोप में इतनी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी की इंडिया में है। भाई साहब, इंडिया में 17 लैंग्वेजेस, 17 to 18 लैंग्वेजेस की हमारी बिग बुक छप चुकी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। जो जो ये 17 से 18 लैंग्वेजेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 70 लैंग्वेजेस हैं जिसमें बिग बुक छपी है। 70 में से 17-18 जो हैं सिर्फ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। करीब 25%, जी हाँ 24 से 25% विश्व का हमारे पास लिटरेचर है लैंग्वेजेस का। और वो उसको छपने में कितना पैसा लगता है? बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसलेट हो गया और वो एकदम से निकल के आ गई। इसका एक एक शब्द, भाई साहब, मैं एक एक शब्द को, लिटरेचर के एक एक शब्द को पकड़ के उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता हूँ। पहले स्टेप में एडमिट लिखा है, सेरेनिटी प्रेयर में एक्सेप्टेंस लिखा है। एडमिट एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है? 7th स्टेप की प्रार्थना में गॉड ग्रांट मी स्ट्रेंथ लिखा है, सेरेनिटी की प्रार्थना में करेज लिखा है। स्ट्रेंथ करेज में क्या फर्क? अब ये हिंदी में कैसे लेकर आएंगे, तमिल में कैसे लेकर आएंगे? तो वो चीज जो लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, वो आपको अलग अलग लैंग्वेज उतार के रखनी है, परोसनी है, जिससे कि किसी भी न्यू कमर के पास वो जाए तो वो अट्रैक्ट हो जाए, कंफ्यूज नहीं हो जाए। इतना बड़ा काम, जिम्मेदारी का काम, रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना बहुत बड़ी बात है। और जिसमें से 25% लैंग्वेजेस सिर्फ भारतीय हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास की जो छोटी छोटी कंट्रीज है, नेपाल, जहाँ पे हिंदी लिपि चलती है, तो वो हिंदी की बिग बुक पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग, मेरा लिटरेचर वहां भी काम आता है। तमिल है, श्रीलंका में तमिल चलती है, तो हमारी तमिल बुक्स श्रीलंका जाती हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वहां भी तमिल बोली जाती है, वहां पे भी मेंबर्स हैं। तो जीएसओ से न्यूयॉर्क होते हुए वो फिर वापस वो तमिल वालों के पास जाती है, ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में। पाकिस्तान में कुछ एरिया में पंजाबी बोली जाती है, हमारी पंजाबी बुक, पंजाबी लिटरेचर वहां जाता है। तो यार ये जो चीजें हैं, ये जब मुझे पता लगी तो मुझे लगा कि यार मैं कितना जिम्मेदार हूँ इस चीज के लिए कि भाई आज जो मेरे पास है, पहले तो मुझे पढ़ना है, पढ़ के मुझे उसी को पास इट ऑन करना है किसी और मेंबर को।
जिससे कि जो इतनी मेहनत से 1939 में जो बिग बुक छपी थी, उसके पास उनके पास पैसे नहीं थे, वो जो रॉकफेलर से पैसे मांगने गए, रॉकफेलर ने सीधा मना कर दिया, नो, आई थिंक मनी विल स्पॉइल दिस थिंग मतलब स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी को पैसा स्पॉइल कर देगा। पैसे नहीं दिए उसने, बहुत मुश्किल से उन्होंने ये बिग बुक पब्लिश की है। और कितनी मुश्किल से आज के दिन हमारा जीएसओ वही चीज को फेस कर रहा है, वो हम देख पाते हैं ना यार। क्योंकि ये जो किताबें दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने पैम्पलेट, छोटे छोटे पैम्पलेट्स, ये सारे पैम्पलेट मैंने खरीदे हुए हैं, ये सारे पैम्पलेट्स खरीदे हुए हैं। इसमें से कुछ पैम्पलेट्स मैं पढ़ता भी हूँ। और यहाँ पे मैंने एक साइड में नोट लिखा है, कृपया साहित्य की हार्ड कॉपी खरीदें। भाई साहब, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब चीज ऑनलाइन पे मिल जाती है, मेरी फिंगर टिप्स पे क्लिक करूं पीडीएफ डाउनलोड। लेकिन इससे आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, जीएसओ को कितना लॉस होता है। 75%, 75% दोस्तों लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन से ही हमारा इंडिया जीएसओ जो खर्चे हैं वो पूरा करता है। 25% जो भी इंडिया के जितने भी ग्रुप हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया, उससे ही वो कंट्रीब्यूशन फुलफिल होता है। मतलब 1 रुपया, मतलब 100 रुपया यदि मैं देता हूँ, 75 रुपया मेरा लिटरेचर खरीदने से आता है, 25 रुपया मेरा ग्रुप के कंट्रीब्यूशन से, किटी कंट्रीब्यूशन से, जो इंटर ग्रुप होते हुए जीएसओ के पास जाता है, वहां से आता है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों आज के दिन। यदि मैं इन सब लिटरेचर को खरीदूं, मैं खुद खरीदता हूँ, खुद मेरे पास ये सारे लिटरेचर है हार्ड कॉपी। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यू पता है, हार्ड कॉपी की वैल्यू क्या है, कितनी मुश्किल से पब्लिश होके आती है, एक एक शब्द का कुछ पैसे लगते हैं, उसके बाद वो पूरी किताब छपती है। तो ये लिटरेचर जितना आसानी से मेरे पास आई है ना यार, मुझे उसकी वैल्यू नहीं होती है कभी कभी। मैं अभी जो 38, 40, 45 ईयर्स सोबराइटी मेंबरों से बात करता हूँ, वो बताते हैं यार, बिग बुक हम मंगाते थे, 2 महीने बाद अमेरिका से आती थी हमारे पास, शिप में आती थी। वो क्या करते थे, एक बिग बुक को रोटेट करते थे, 6-7 लोग पढ़ते थे, 10 लोग पढ़ते थे, 15 लोग पढ़ते थे। और आज मेरे पास हिंदी की 3 बिग बुक है, इंग्लिश की 2 बिग बुक है, एक हार्ड बाउंड है, 2 वैसी वाली है, छोटी वाली है। तो इतना आसानी से मिल रहा है। जब मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, हिस्ट्री देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि तकलीफें कितनी थी। मेरा सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने, मेरा सेक्रीफाइस नल्य है। और उस चीज को यदि मैं महसूस करके अपने जीवन में उतार के ईमानदारी से बोले तो, ये जो लिटरेचर की जो वैल्यू है, उसको रियल वैल्यू, वर्थ वैल्यू में दिखाता हूँ ना यार, तभी मुझे क्लियरिटी आती है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, कि जैसे कि हमारी किताब जो है, उसके छपने से पहले एक्सपीरियंस बन गए थे, वही एक्सपीरियंस किताब में लिखे गए थे, ठीक है ना। ऐसे ये जो लिविंग सोबर किताब है दोस्तों, लिविंग सोबर किताब मुझे शुरू में ही बोला जाता है कि भाई ये पढ़ो, सबसे पहले ये पढ़ो। हालांकि मेरे शुरुआती दौर में मैं जयपुर था, जयपुर से गुड़गांव गया, गुड़गांव से कच्छ गया, कच्छ से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से फिर गया, कभी पटना गया, कभी कुछ गया। मेरे 33 महीने की सोबराइटी में मैं करीब 25 25 जगह घूम कर आया हूँ, और वो भी 45 बार ट्रिप मारे होंगे। लिटरेचर पढ़ने का समय नहीं मिलता था मेरे को शुरू में तो मैं सांसें ऊपर नीचे होती थी, अरे नौकरी नहीं छूट जाए, अरे कहाँ जाऊंगा, अरे कहाँ ट्रांसफर होगा, अरे स्पॉन्सर कौन बनेगा। 3-4 स्पॉन्सर ढूंढे, 5 घर बदले, 2-3 बच्चों के स्कूल बदले, उसके बाद घर के खर्चे अलग, और नौकरी अलग बदल रही है। 3 साल से 4 साल से एक ही सैलरी पे चल रहा है। जो सोमेश का भी कैरियर बिल्कुल पीक पे होना चाहिए था, वो बिल्कुल डाउन आ गया। तो ये सब चीजों के साथ में मुझे सोबराइटी भी तो मैनेज करनी थी। सबसे पहले सोबराइटी रखनी थी मुझे, तो मैंने वो मैंने कोशिश करी। लेकिन जब मैंने लिविंग सोबर हाथ में आई मेरे दोस्तों 2 साल बाद, तो लिविंग सोबर के ये कंटेंट्स देखे मैंने 2 साल बाद। उसमें से पहले मैंने ये पढ़ा, ये क्या लिखा हुआ है कंटेंट। मैं 29 कंटेंट के नीचे देखा, उसके 12th स्टेप, 12 कदमों के बारे में तो उसने आखिरी में दिया है, 3 स्टेप, 12 स्टेप जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, वो करो। उससे पहले जो चीजें दी गई थी वो तो मैं रोज करता था। 24 घंटे का प्रोग्राम है, उसको 3 घंटे में लिया, 1 घंटे में लिया। सेरेनिटी प्रार्थना, डीआर पढ़ना, चेंजिंग ओल्ड रूटीन्स मतलब वो पुराने तरीके, तौर तरीके बदलना, पुराने आइडियाज बदलना, हार्ट का प्रोग्राम करना, ए मीटिंग में जाना,
फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना, और ये लास्ट ड्रिंक को रिमेम्बर रखना, टेलीफोन थेरेपी, लोगों से बात करते रहना, सिटी पीपल सिटी प्लेसेस से बचना, स्टिक टू द विदर, ये जो चीजें हैं लिविंग सोबर में लिखी हुई हैं शुरुआती चैप्टर्स में, वो तो मैं 2 साल से वही तो कर रहा था जब मैं जयपुर रहता था, गुड़गांव रहता था, कच्छ रहता था, या फिर अहमदाबाद रहता था, या फिर कहीं भी जाता था। मैं यही हार्ट का प्रोग्राम कर रहा था, मैं ये टेलीफोन थेरेपी कर रहा था, मैं यही चीज कर तो रहा था। मैंने बोला अभी ये तो मैं ही कर रहा था पहले, इसके कारण 2 साल से बिना स्पॉन्सर के सोबर था मैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, मेरे भी एक्सपीरियंस जो थे वो अलाइन में थे, उसी लाइन में थे जिस लाइन में ये किताब लिखी गई है लिविंग सोबर, तो सबसे पहले दी जाती है किसी भी शराबी न्यू कमर को। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सेम अलाइनमेंट में, सेम एक ही बीम पे मैं चल रहा हूँ क्या, सेम एक रास्ता मैं ले रहा हूँ क्या, माई विल की जगह सेल्फ विल की जगह गॉड विल लगानी है, मैं लगा रहा हूँ क्या, वो कहाँ दिखता है। ये जो सीनियर मेरे मेंबर्स जो बता रहे हैं वो सही है क्या, वो सब एक बेंचमार्क बना के लिटरेचर में लिखा गया है। कोई भी लिटरेचर उठाऊं दोस्तों, और मेरे जीवन में जैसे कि बिल के जीवन में बॉब बिल के जीवन में ये आई है, लुइस आई है, और बॉब के जीवन में हमारे एन आई है। लेकिन मैं एलेनॉन में जाने से पहले एक दो चीजें और बताऊंगा दोस्तों जो मेरी लाइफ चेंज कर दी जिन्होंने। एक तो ये जो लिटरेचर में 12/12 है, 12/12 ने दोस्तों मुझे एक जीवन, नया जीवन दिया। जब मैंने उसका 10th 11th स्टेप तक गया और वो करके उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करी, तो यार मेरा वास्तव में जीवन चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई मेरी। उसके बाद ए कम्स ऑफ एज, ये ए कम्स ऑफ एज ऐसा लिटरेचर है दोस्तों, अभी मैं अराउंड 250 पेजेस के ऊपर एक ग्रुप के साथ पढ़ रहा हूँ। और वो पढ़ने से ही उस पे से जो इंटरेस्ट आया, मेरा इंटरेस्ट जगा मेरा हिस्ट्री में, वो पहले नहीं आता था। पहले 1 साल तो मैं गाली देता था लोगों को, अरे यार यहाँ मेरा फाइनेंस बिगड़ गया है, नौकरी चली गई है, बीवी परेशान है, ये मेरा वो फिजिकली ठीक नहीं हूँ, और तुम मेरे को बता रहे हो 1935 में क्या हुआ था। पहले ऐसा बोलता था मैं, और अब मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया दोस्तों, मैं उसकी स्लाइड्स बनाने लग गया हूँ। जो भी स्टोरी दिखती है ना उसकी स्टोरी, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पे दिखाना अच्छा लगता है, जिससे कि बाकी लोगों को पता लगे कि क्या है हमारे पास, लिटरेचर कितना है। और ये एक कम्स ऑफ पेज ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदली। दूसरा, बिग बुक में जो स्टोरी सेक्शन है जिसमें एक्सेप्टेंस वाज द आंसर 407 पेज पे है, उस पे जो बताया है एक्सेप्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेशंस, वो उसको मैंने जीवन में अपनाया। उस पेपर को मैंने एक एरो बना के ऊपर एक्सेप्टेंस का, एक्सपेक्टेशंस का नीचे एरो बना के पूरे बेडरूम में चिपका, एक्सपेक्टेशंस करनी ही नहीं है। तो ये एक छोटी चीज थी। और था दोस्तों इसमें फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, पेज नंबर 552, पेज नंबर 552 में फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज है, उसमें प्रेयर लिखी है रिजेनमेंट की, वो मुझे एक सीनियर मेंबर ने बताई थी। और वो जो प्रेयर थी दोस्तों, वो जब मेरे कुछ मीटिंग्स ग्रुप में कुछ इशू हो गए थे, तकलीफ आ रही थी मुझे, मेरे जॉब में तकलीफ आ रही थी मुझे, और लोग मेरे से ढंग से बात नहीं करते थे ऑफिस में भी, नई जगह थी, नई लोकेशन थी, नई लैंग्वेज था, मेरे को नहीं हो रहा था कुछ भी काम धंधे में सेट। तो तब मेरे को वो 552 वाली प्रेयर, रिजेंटमेंट प्रेयर मैं बोलता था और बोल के जाता था। और मुझे लिखा, उसमें लिखा है 2 हफ्ते तक आप यही बोलो, उस सामने वाले का नाम प्रकाश भाई है तो प्रकाश का नाम, प्रकाश भाई का नाम, हे ईश्वर प्रकाश भाई को अच्छी हेल्थ दो, अच्छी खुशियां दो, अच्छी सद्बुद्धि दो, समृद्धि दो, और मुझे उनसे गुस्सा होने से बचाओ। ये मैं बोलता था। उस पे चाहे गुस्सा है, भले ही गुस्सा आता था मुझे, लेकिन मैं बोलता था। तो ये लिटरेचर में से लिए मैंने, उसको पढ़ा है मैंने। और सबसे बड़ी बात एक और है, छोटी सी बात है दोस्तों, मैं जब हरिद्वार कन्वेंशन में गया था 2023 नवंबर या दिसंबर में हुई थी उस समय, तो वहां पे मैं ऐसे ही हाथ धो के खाना खा के अपना वही पुड़िया उड़िया खा रहा था। तो मेरे को एक भाई ने बताया 6th 7th स्टेप, 7th स्टेप का आखिरी पैराग्राफ पढ़ाया कि जैसे ईश्वर ने मुझे अभी तक शराब से दूर रखा है, वैसे मेरे बाकी चारित्रिक दोषों को भी दूर करने में मैं ईश्वर से हम्बली प्रार्थना करूं। मैंने करी अगले दिन दोस्तों हरिद्वार पे मैं खड़ा होकर प्रार्थना करी। 2 साल के ऊपर हो गया मैं निकोटीन से भी दूर हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता, उस समय मैंने 6वां 7वां कदम कर लिया था। बाद में लिटरेचर पढ़ा और
फिर मैंने पूछा, अरे ये तो मैंने ऐसा किया था 6 महीने पहले, क्या ये छठा सातवां कदम था? एक मेंबर ने बोला, हाँ बिल्कुल वही था। तो लिटरेचर मैं कभी भी पढ़ूं, एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाता है मुझे। ये बहुत बड़ी चीज है। आज के दिन मैं ये समझ पाया हूँ कि जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, वो एक तरह से लिटरेचर का ही रूप है। यदि वो मैं ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और एक ही बीम पे रह के कर रहा हूँ उस चीज को, तो मेरे लिए वो मेरा लिटरेचर है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर में वही बातें लिखी हैं। वो 100 शराबियों ने पेज नंबर 163 में साफ लिखा है, यदि आपको हमारा डुप्लीकेट बनना है, यदि आपको हमारे जैसा बनना है, तो आपको 3 चीजें रखनी पड़ेंगी। पहला पेशेंस, दूसरा विलिंगनेस, तीसरा लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनत करो लेकिन दिमाग मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, मैं अपना दिमाग लगा के मैं पहले ही देख चुका हूँ, भुगत चुका हूँ। बिना दिमाग लगाए मेहनत करनी है। अब मेहनत के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। तो वो लोग बैठे है ना मेंबर, तेरे मार्गदर्शक बैठे ना यहाँ पे, जो आगे चले इस रास्ते पे, क्योंकि लिटरेचर रखा है। कोई नहीं है तो लिटरेचर पढ़ो भाई। लिटरेचर से कितने ही सिटी, कंट्रीज में, देशों में 1 नंबर 2 नंबर निकल के गए हैं मेंबर, और पूरी फेलोशिप बनाई, पूरा गांव का गांव सोबर किया उन्होंने। ये ताकत है मेरे लिटरेचर की। ये ताकत कब आई मुझे? जब मैं कच्छ में एक कंटेनर में जंगल में अकेला बैठा था, मुझे लग रहा था मेरे पास कोई नहीं है। तब एक मेंबर ने मुझे बोला, बिग बुक है तेरे पास? बोला हाँ है। तो उसमें 100 मेंबर तेरे साथ ही तो बैठे हैं यार, तू किताब खोल, तेरे को 100 मेंबर निकल के आएंगे, वो तेरे को बताएंगे उन्होंने क्या किया, वो पढ़ना चालू कर दे। तो वो अकेलापन में मुझे एकांत की फीलिंग आई, और मेरे को वो अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ फिर, क्योंकि बिग बुक के जो 100 मेंबर्स थे ना, वो मेरे साथ थे। तो ये लिटरेचर की ताकत है। क्यों? मुझे उस पर आस्था आई, आस्था से उस पर विश्वास आया, एक्शन किया तो। और उसके आगे मैं ये कि अभी मेरा समय मैं अभी ज्यादा नहीं लूंगा। और ये लिविंग सोबर की मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मैं पहले कर चुका था, उसके बाद मैंने देखा इसके इंडेक्स, और जैसे कि बिल की लाइफ में लुइस आई है, और बॉब की लाइफ में एन आई है, और इन दोनों की सोबराइटी में इन्होंने भी एलेनॉन मेंबर बन के आगे आगे दोनों पटरी के दोनों पहिए जो थे आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे थे। तो वैसे ही मेरी लाइफ में वत्सला जी आई हैं, तो मैं वत्सला को रिक्वेस्ट करूंगा अभी आगे वो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोमेश। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दोगे? एक मिनट वत्सला जी, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी।